अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हमने अपने कल के लेक्चर में देखा उसका कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स होते क्या हैं और स्ट्रक्चरल इक्वेशंस क्या होती हैं, इंडिजिनस एक्सोजिनस वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा और सबसे जो हमने एंड पे पढ़ा था दैट इज़ रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस। तो आज हम प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं कि रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस बनती कैसे हैं और जो हमने कल कहा था कि ओएलएस एस्टिमेटर्स को अगर आप इस सिचुएशन में मीन्स जब आपकी एजम्पशन वायलेट हो रही है दैट इज़ रिग्रेसर्स आर नॉट अनकोरिलेटेड विद एरर टर्म्स, तो अगर आप यूज़ करते हैं तो बीटास जो हैं वो इनकन्सिस्टेंट होते हैं, उसको भी हम आज प्रूव करेंगे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल केनेजियन मॉडल। अगर आप लोगों में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उन्होंने ज़रूर ये इनकम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पढ़ा होगा। इसे इनकम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल भी बोलते हैं और सिंपल केनेजियन मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि सी टी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा वाई टी प्लस एप्सिलॉन टी, कोई भी एक मॉडल जस्ट हमने लिया है, डिफाइन किया है। और सेकंड इसकी इक्वेशन है वाई टी इक्वल्स टू सी टी प्लस जेड टी, और जेड टी भी हो सकता है, यहाँ पे आई टी भी हो सकता है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं सी किसको शो कर रहा है, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, वाई इनकम को शो कर रहा है और जेड जो है वो नॉन कंजम्पशन है, मीन्स सेविंग या कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास ये y जो है इनकम फिक्स टर्म है, दैट्स वाई एरर टर्म इज़ नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि इनकम जो है वो फिक्स्ड होती है, मीन्स इसमें एरर नहीं कि ऊपर नीचे नहीं हो सकता, इसलिए इसमें एरर टर्म जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। दीज आर टू स्ट्रक्चरल इक्वेशंस वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स। ये स्ट्रक्चरल इक्वेशंस हैं तो अल्फा बीटा जो है वो दो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हो जाएंगे, इसमें कोई भी पैरामीटर आपने देखा इन्वॉल्व नहीं है। और सी टी और वाई टी ये जो दो हैं, आपको बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्या होंगे, आपके इंडिजिनस वेरिएबल, वाइल ये जो तीसरा है जेड टी या फिर जिसको आप इसे आई टी कहें या जेड टी कहें, ये क्या है आपके पास एक्सोजिनस वेरिएबल है। तो अब हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस बनाएंगे तब ही जो इसके रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन के पैरामीटर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होंगे और साथ में ब्लू भी होंगे। तो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस बनानी कैसी हैं, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जस्ट हमने पाइज को इंट्रोड्यूस करवाया था पैरामीटर्स को, तो वो बनती कैसे आज हम वो देखने जा रहे हैं। तो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास एक मॉडल है सी टी इक्वल्स टू अल्फा प्लस, आप हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी है। हमने क्या वैल्यू पुट की है कि हमारे पास यहाँ पे जो वाई टी था तो वाई टी की जगह आपने क्या किया, वाई टी की वैल्यू सी टी प्लस जेड टी को पुट कर दिया। तो इधर अगर आप देखें तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा वाई टी की वैल्यू क्या पुट की, सी टी प्लस जेड टी प्लस एप्सिलॉन टी। उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, सी टी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा सी टी प्लस बीटा जेड टी प्लस एप्सिलॉन टी। और उससे फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो ये देखें इधर भी सी टी है इधर भी सी टी है, तो ये अगर इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे अगर हम ले जाएं तो 1 माइनस बीटा, ये हमारे पास सी टी को कॉमन लें तो अंदर इन साइड क्या आ जाएगा 1 माइनस बीटा, और राइट साइड पे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा जेड टी प्लस एप्सिलॉन टी। और हमें जस्ट सिंपल सी टी चाहिए, तो ये जो 1 माइनस बीटा है हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 1 माइनस बीटा के साथ डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो इधर वी विल गेट सिंपल सी टी इक्वल्स टू अल्फा ओवर 1 माइनस बीटा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस बीटा जेड टी प्लस एप्सिलॉन टी ओवर 1 माइनस बीटा। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हमने न्यू जो है वो जो नोटेशंस यूज कर रहे हैं दैट इज सी टी इक्वल्स टू पाई नॉट। अब पाई नॉट किसकी इक्वल है, अल्फा ओवर 1 माइनस बीटा, ठीक है, इसको हम पाई नॉट कह रहे हैं, प्लस पाई 1 क्या है, बीटा ओवर 1 माइनस बीटा। और इस एरर टर्म को जो एक कंपोजिट एरर टर्म है उसको हम क्या कह रहे हैं, कि हमारे पास न्यू टी है। तो इट इज़ रिड्यूस फॉर्म, और दो आप याद रखिएगा रिड्यूस फॉर्म जो है हमें दोनों के लिए बनानी है। इट इज़ रिड्यूस फॉर्म फॉर इंडिजिनस वेरिएबल सी टी। ये सी टी के लिए हमने एक मिनट बेटा, ये हमने सी टी के लिए रिड्यूस फॉर्म बनाई है और हम इसी तरह वाई टी के लिए भी रिड्यूस फॉर्म बनाएंगे। इट इज़ रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन फॉर द इंडिजिनस वेरिएबल सी। और अब हमने वाई टी के लिए जब बनानी है तो उसमें आपने क्या करना है, अब हम सी टी की वैल्यू को पुट करेंगे। मीन्स आपने पहले जब सी टी में वाई टी था तो वाई टी की वैल्यू पुट करके आपने उसको सी टी में और जेड टी में चेंज किया। अब इधर वाई टी में सी टी हमें नज़र आ रहा है, तो सी टी के पूरा जो मॉडल की वैल्यू है एफ एफ प्लस बीटा दैट वन, ये जो हम इसको पुट करेंगे कि सी टी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा वाई टी प्लस एप्सिलॉन टी को हम इसमें पुट कर देंगे ताकि वो सारी इक्वेशन जो है ना वो वाई की फॉर्म में और जेड की फॉर्म में आ जाएगा। तो वाई टी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा वाई टी प्लस एप्सिलॉन टी प्लस जेड टी यूजिंग 1। और अब हमने क्या किया, वही रूल के जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वाई टी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जेड टी प्लस एप्सिलॉन टी, और वाई टी इक्वल्स टू हमें जस्ट वाई टी चाहिए तो हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे 1 माइनस बीटा से। और फिर इसमें भी जब हम नोटेशंस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अच्छा हमने क्या किया कि ये जो पीछे हमारे पास कितने पैरामीटर्स हुए थे, पाई नॉट से आपने स्टार्ट लिया, पाई नॉट प्लस पाई 1 था, तो अब हमने यहाँ पे उसके बाद नंबर स्टार्ट किए हैं, दैट इज इसको हमने पाई 2 कह दिया और ये हमारे पास पाई 3 जेड
ZT हो गया और प्लस न्यू टी ये हमारे पास हो जाएगा। और इट इज़ रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन फॉर एंडोजेनस वेरिएबल वाई और सी दोनों के लिए हमने अब तक क्या किया, रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन बना ली है। अब हमने OLS एस्टिमेटर्स, हम कह रहे थे कि ये जो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस हैं ये OLS एस्टिमेटर्स को एजम्पशन को अगर फुलफिल करते हैं तो हम अगर इसके ये एस्टिमेट्स कंसिस्टेंट होते हैं तो OLS एस्टिमेटर अगर हम डिफाइन करें OLS एस्टिमेटर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम OLS एस्टिमेटर को डिफाइन करते हैं, अभी हम रिड्यूस फॉर्म को नहीं डिफाइन करें बल्कि इक्वेशन नंबर 1 के लिए OLS एस्टिमेटर को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये है। अगर इसका आपने OLS, ये समझिए एक रिग्रेशन मॉडल लिखा हुआ है और अगर आपने OLS एस्टिमेटर बीटा फाइंड करना है तो बीटा हेड कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको बहुत अच्छे से सबको प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ कि हमें बीटा हेड को जो है वो कैसे फाइंड करना है। और हम डेविएटेड फॉर्म में क्योंकि मॉडल को लिख रहे होते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ हम इसको कैसे लिखेंगे। मीन्स ये क्या होना चाहिए, समेशन XCT और YT होना चाहिए इन डेविएशन फॉर्म और साथ में समेशन YT का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि हम इस मॉडल को कैसे लिख रहे हैं जी। हम OLS एस्टिमेटर बीटा हेड OLS को लिख रहे हैं समेशन CT माइनस C बार इंटू YT, वाई देख रहे हैं आप स्मॉल में, या समेशन YT स्क्वायर। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि y को तो मैंने स्मॉल में डेविएटेड फॉर्म में लिखा है, इसको एज इट इज़ पूरा क्यों लिखा है, क्योंकि इट इज़ नॉट इजी टू डिनोट डेविएटेड फॉर्म ऑफ, एक्चुअली C ऐसा एक अल्फ़ाबेट है जो कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल में लिखा हो तो इतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल Y और स्मॉल y की शेप डिफरेंट है। इसी तरह कैपिटल A और स्मॉल a जैसे है, कैपिटल B स्मॉल b है, इनकी शेप डिफरेंट होती है। बट C एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसकी शेप से इतना पता नहीं चलता कि ये स्मॉल, जैसे किसी की राइटिंग ही छोटी है और वो उसने कैपिटल C भी लिखा हो या स्मॉल c लिखा हो तो पता नहीं चलता। इसलिए इट इज़ नॉट ईजी टू डिनोट डेविएटेड फॉर्म ऑफ समेशन CT माइनस C बार, सो वी टेक इट एज ए होल। तो इसको हमने एज ए होल ही लिख लिया है। तो इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करते हुए कि बीटा एट समेशन XY और समेशन X स्क्वायर, असल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन X माइनस X बार इंटू Y माइनस Y बार ओवर समेशन X माइनस X बार स्क्वायर। तो ये जो सेकंड वाली फॉर्म है इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने स्मॉल डेविएटेड फॉर्म में मतलब स्मॉल से शो कर दिया और इस डेविएटेड फॉर्म को एज इट इज स्मॉल CT लिखने के बजाय समेशन CT माइनस C बार लिख दिया है, ठीक है। और अल्फा हेड हमारे पास किसकी इक्वल होगा, जैसे वो हमारे पास क्या होता है, Y हेड माइनस Y बार माइनस बीटा हेड X बार होता है। तो यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, Y बार की जगह आ जाएगा C बार और माइनस बीटा हेड Y बार, ठीक है। तो ये हमने OLS एस्टिमेटर इक्वेशन 1 के लिख लिए। दीज आर इनकंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स, क्योंकि हम ये अभी रिड्यूस फॉर्म के एस्टिमेटर्स नहीं लिए, हमने डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लिए हैं जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं दीज आर इनकंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स ड्यू टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस। वो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस क्यों आएगा, आपको बताया था कि एरर टर्म जो है वो रिग्रेसर्स के साथ कोरिलेटेड है, दैट्स व्हाई। एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस अकर ड्यू टू रिलेशनशिप बिटवीन y एंड एरर टर्म, ठीक हो गया। एज OLS assumptions आर नॉट फुलफिल्ड, सो हमने कहा है कि ये जो इन अनकोरिलेटेड नहीं है, जब ये अनकोरिलेटेड नहीं है YT और एप्सिलॉन T तो फिर ये क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये नॉट इक्वल टू जीरो हम लिखेंगे। तो कोवेरियंस हम अगर इस मॉडल को दोबारा से देखें तो आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि ये जो YT है और ये जो एरर टर्म है, ये YT यहाँ इंडिपेंडेंट है जबकि यहाँ पे ये डिपेंडेंट का रोल प्ले कर रही है। तो ये YT और ये एरर टर्म जो है वो को रिलेटेड है, इसमें तो एरर टर्म कोई है ही नहीं ना। तो पहली इक्वेशन में एरर टर्म और ये YT को रिलेटेड है जिसकी वजह से OLS assumption फुलफिल नहीं हो रही कि रिग्रेसर्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब कोवेरियंस टर्म इन दोनों की YT और एप्सिलॉन T की जीरो नहीं होगी बल्कि कुछ किसी वैल्यू की इक्वल आएगी। तो हम देखते हैं किस वैल्यू की इक्वल आती है। हमने कोवेरियंस टर्म लिख ली YT एप्सिलॉन T। हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है कोवेरियंस XY का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X इंटू Y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y। तो यहाँ पे हमारे पास जो X है वो YT है और जो ये सेकंड है वो हमारे पास एप्सिलॉन T है। तो YT हमने क्या लिखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू YT माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू YT, इसी तरह एप्सिलॉन T माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन T। अब आपने क्या करना है, YT माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT और इनकी जो है वो वैल्यूज़ जो है हमने निकालनी है, ठीक हो गया। और ये वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, आपने जो ऊपर इक्वेशंस बनाई हैं यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT हमारे पास कहाँ से आएगा। आप सबसे पहले ये देखें YT हमारे पास इक्वेशंस कहाँ बनी है, क्या बनी है हमारे पास,
हमारे पास ये जो वाई टी की इक्वेशन है, आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो वाई टी को कन्वर्ट किया था कंप्लीट, उसमें ये वाली इक्वेशन, जो वाई टी की ये वाली इक्वेशन है, इसके ऊपर आपने क्या किया, ऑन द होल इसकी एक्सपेक्टेशन ले लिया। इसके ऊपर जब हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, पूरी इक्वेशन पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर दी। अब ये आपको पता है कांस्टेंट के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है, कांस्टेंट एज इट इज, और ये जो जेड टीज आपके जो एक्सोजेनस वेरिएबल्स हैं वो फिक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं। तो ये आपका फिक्स वेरिएबल है और हमें पता है कि ये एक हमारी अजम्पशन है ओएलएस की कि ये जीरो है, इसलिए ये टर्म जीरो हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगी। और अब आपने क्या करना है, जबकि हमें क्या चाहिए, वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई टी, तो वो जो वाई टी का मॉडल ऊपर लिखा है उसमें से इसको माइनस जब आप करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा एप्सिलॉन टी ओवर 1 माइनस बीटा। अब ये वाई टी का मॉडल ये जो ऊपर लिखा हुआ है दैट वन, वाई टी ये वाला, और आपने जब उसको माइनस किया तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिंपल हमारे पास क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन टी ओवर 1 माइनस बीटा। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, आपने हम कोवेरियंस टर्म में जब ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो हमारे पास ये क्या आया है, इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, ये वाला जो हमने ये लिखा था इसमें हमने वैल्यू, अच्छा आप देखें कि ये भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसी रूल के तहत ये भी जब हमारे पास जीरो हो गया तो हमारे पास सिंपल ये रह जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जब आपने ये अप्लाई की तो ये चीज़ जीरो हो गई तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। समझ आ रही है आपको, हमने इस इक्वेशन में क्या किया, इधर एक्सपेक्टेशन जब आपने अप्लाई की ये जीरो हो गया, सिर्फ हमारे पास ये एप्सिलॉन टी बचेगा और इसकी जो वैल्यू आपने अभी फाइंड की है ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास कोवेरियंस टर्म क्या बनी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी ओवर 1 माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन टी, ये माइनस जीरो हो गया और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या होना चाहिए था, और ये कैसे आया, इसको फर्दर अगर देखें, इधर 1 ओवर 1 माइनस बीटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी का स्क्वायर, और आपको पता है कि वेरिएंस आपकी जो स्क्वायर टर्म होती है ये वेरिएंस की इक्वल होती है, और आना ये जीरो चाहिए था। हमारी क्या एजम्पशन होती है कि कोवेरियंस टर्म जो रिग्रेसर्स और एरर टर्म्स हैं वो अनकोरिलेटेड है, और अनकोरिलेटेड हो तो जीरो आना चाहिए, बट हमने कहा कि यहाँ जो ये अजम्पशन है वो वायलेट हो रही है, और वो वाकई हमने प्रूव भी कर दिया है कि वायलेट हो रही है कि उसकी जो कोवेरियंस टर्म है वो जीरो की बजाय कोई हमारे पास एक टर्म आ रही है दैट इज सिग्मा स्क्वायर और 1 माइनस बीटा। देयरफॉर इंडिजिनस वेरिएबल वाई एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर रोल प्ले कर रहा है इक्वेशन 1 में, इज कोरिलेटेड विद एरर टर्म। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि वो एरर टर्म के साथ कोरिलेटेड है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो और अगर आप ओएलएस एस्टिमेटर्स को फाइंड कर लें तो वो इनकंसिस्टेंट होंगे। नाउ वी प्रूव दैट ओएलएस एस्टिमेटर्स आर इनकंसिस्टेंट। उससे पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन पता है। कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन अगर आप बाय डेफिनेशन कंसिस्टेंसी को देखें तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्स बार माइनस व्यू का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। मीन्स कि हम कह रहे हैं कि मीन और सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और ये होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नियर टू 1 है। मीन्स इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम एन अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी को तो प्रोबेबिलिटी लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं एक्स बार के ऊपर तो वो अप्रोच करता है म्यू को, मतलब अपने पॉपुलेशन मीन की इक्वल आता है। और अगर ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं तो इट मीन्स कि एक्स बार जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ये क्योंकि हमने आगे प्रोबेबिलिटी लिमिट्स यूज करनी है कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन, इसलिए मैं इसको पहले यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। इसका मतलब क्या, आप लोग इन्फ्रेंस आपने पढ़ा है तो जरूर आपको ये डेफिनेशन जरूर पता होगी। इसका मतलब होता है एक्स अप्रोचेस टू म्यू इन प्रोबेबिलिटी लिमिट्स, के जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो एक्स बार म्यू को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली अगर हम अपने बीटास के सेंस में लिखना चाहें, ये तो हमने एक्स बार म्यू जनरली लिखा, बीटास की फॉर्म में अगर हम बीटा हेड माइनस बीटा लेस देन एप्सिलॉन लिखें तो इट मीन्स अगर ये बीटा हेड तब कंसिस्टेंट होगा इफ प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई करने के बाद बीटा हेड इक्वल्स टू बीटा आ जाए। अब हम यही प्रूव करने जा रहे हैं, और एक और दो जनरल इसकी प्रॉपर्टीज देख लें कि अगर आप प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई करते हैं एक स्टार बी, अब स्टार जो है कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। तो अगर इस तरह से दो कोई भी आपके पास वेरिएबल्स हों और वो कोई भी उनके दरमियान ऑपरेटर और प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई करें तो दोनों पे वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और बीच में जो भी ऑपरेटर है प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का आ जाएगा। सेकेंडली प्रोबेबिलिटी लिमिट और इनवर्स जो है वो इंटरचेंजेबल है, ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी इसकी बताई। प्रोबेबिलिटी लिमिट ए इनवर्स के ऊपर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लिमिट ए का होल इनवर्स। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब हमारे पास हमने ये शो करना है कि जो बीटा हैट है, जो इस सिचुएशन में भी हमने बीटा हैट फाइंड किया है, वो आपके पास इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि जो OLS एस्टिमेट मेथड के थ्रू आप फाइंड करेंगे वो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो हमने पहले बता दिया, अब हम इसको प्रूव भी करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो आपके पास वो CT आपको याद होगा, आपने कोई नंबर 1 जो आपने सॉल्व किया, जिसमें आपने सबसे पहले YT की वैल्यू पुट की और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ये बनाया। फिर हमने क्या किया, CT माइनस C बार आपको पता है मीन लेने के लिए आपने क्या किया है, सब पे यहाँ पे कोई ये फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, मीन यहाँ पे मीन टर्म आ जाएगी और एरर के ऊपर मीन टर्म आ जाएगी। अब 1 - 2 आप करेंगे तो CT माइनस C हो जाएगा। CT माइनस C जब आपने फाइंड किया तो ये क्या होगा, ये अल्फा वाली टर्म कट जाएगी और ये बीटा 1 माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो इनसाइड क्या आएगा, ZT माइनस Z बार, और यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन T माइनस एप्सिलॉन बार ओवर 1 माइनस बीटा। ठीक हो गया। और इसको हमने सिंप्लीफाई करके, जैसे आपको पहले भी बताया था, इसको मुश्किल है थोड़ा डिनोट करना डेविएटेड फॉर्म में, इसलिए हमने ZT को स्मॉल लेटर से शो कर दिया और इसको भी एज इट इज रहने दिया, क्योंकि इनको ज़रा नोटेशन इनकी लिखना है। एप्सिलॉन को भी आप स्मॉल कैसे शो करेंगे, मुश्किल है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है। अब सिमिलरली हमने क्या किया है कि YT ले लिया है, फिर हमने YT माइनस Y बार किया, तो हमारे पास क्या आया, ये कैसे आया ये अब आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी ऊपर के स्टेप में आपने बताया कि मीन टर्म माइनस करके आपने कॉमन लिया, तो आपके पास ये YT इक्वल्स टू दिस एंड दिस आ गया। ठीक हो गया। फिर दोबारा बता रही हूँ कि इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसको स्मॉल फॉर्म में नहीं लिख रहे और YT ZT को लिख रहे हैं, इनको लिखना आसान है, अदरवाइज मतलब इसका भी यही है। इसका मतलब भी YT माइनस Y बार है और इधर भी ये लिखा हुआ है एप्सिलॉन T माइनस एप्सिलॉन बार। इससे सिर्फ नोटेशंस हैं, जहाँ इजी होता है हम लिख देते हैं, जहाँ इजीली हम उसे डिनोट नहीं कर सकते हम उसको एज इट इज रहने देते हैं। नाउ अब आपने बीटा हैट OLS डिफाइन किए थे, दैट इज समेशन CT माइनस C बार इंटू YT ओवर समेशन YT स्क्वायर। अब इसमें आपने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना। एक तो हमने क्या किया है, n से जो है वो 1 ओवर n से क्या किया है, ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा मूवमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं स्टार्ट्स की, बिल्कुल जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है हम मूवमेंट्स को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ये बाईवेरिएट मूवमेंट है, मतलब दो वेरिएबल्स अलग अलग हैं, C और Y के दरमियान बाईवेरिएट। और ये क्या होता है, अगर यहाँ सेकेंड पावर है तो ये सेकेंड डिग्री मूवमेंट है, और अगर 3 पावर होती तो थर्ड डिग्री मूवमेंट है, 4 होती तो 4 डिग्री मूवमेंट है, ये सेकंड डिग्री मूवमेंट ऑफ Y है। तो हमने बीटा हैट OLS को क्या लिख दिया, ये नोटेशन के लिए, आसानी के लिए, कि हमने इसको MCY हम कह रहे हैं ये बाईवेरिएट मूवमेंट है बिटवीन C एंड Y, और ये किसको शो कर रहा है, ये बाईवेरिएट सेकंड डिग्री मूवमेंट ऑफ Y है। ठीक हो गया। अब असल में हमने क्या करना है, हमने MCY और MYY की वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज फाइंड करने का क्या मतलब है, इसको पूरा सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद इसको पूरा सॉल्व करेंगे। हम क्या कर रहे हैं जी, सबसे पहले समेशन YT CT माइनस C बार। तो आपने क्या किया है कि जो आपकी YT का मॉडल है और जो CT माइनस C बार, ये जो आपने ऊपर यहाँ पे बनाए थे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दिस वन। ये जो एक फाइनल मॉडल आया था दैट इज YT वाला, ये वाला मॉडल, और ये वाला जो मॉडल है इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 2 दो टर्म्स इसकी हैं, दो इसकी हैं, तो मीन्स टोटल टर्म्स हमारे पास, पहले आप ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, और ये इसके साथ भी, और इसके साथ, हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो ये एक टर्म बनेगी ZT का स्क्वायर बनेगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका स्क्वायर बनेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। ये 4 टर्म्स आने के बाद आपने क्या किया है, हमने 1 ओवर n के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद सेम वही सिचुएशन बन गई है कि इसको हमने लिख दिया कि इसको तो हमने क्या कहा था, ये MCY है। सिमिलरली उसी पैटर्न पे इसको हम ये बीटा ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और ये क्या है, ये सेकंड डिग्री मूवमेंट है Z का, तो इसको MZZ लिख दिया है। और ये बाईवेरिएट मूवमेंट है Z और एप्सिलॉन का, इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया है, इसको भी ऐसे ही लिख दिया है, और इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह हम MYY को फाइंड कर रहे हैं। मीन्स जो YT आपका मॉडल है 1 ओवर n समेशन YT स्क्वायर। अब YT स्क्वायर मीन्स YT को आपने होल का स्क्वायर करना है, तो वो क्या बनेगा, A का स्क्वायर B का स्क्वायर और प्लस 2AB। वो टर्म्स लिखने के बाद आपने इससे क्या किया, ये MZZ प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन और ये MZE, आपने बाईवेरिएट मूवमेंट्स और जो सेकंड डिग्री मूवमेंट्स हैं उनको डिफाइन कर दिया। अब आपने क्या किया, ये सारी उसको पुट कर देना है वैल्यूज़ को, किसमें, इसमें MCY ओवर MYY की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। तो ये नंबर 1 में हमने इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अच्छा जी, पुट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनी है, सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद और जो भी उसकी कैंसिलेशंस हो रही हैं, हमारे पास ये आएगा बीटा MZZ प्लस बीटा MZ एप्सिलॉन प्लस MZ एप्सिलॉन प्लस M एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और MZZ प्लस M एप्सिलॉन एप्सिलॉन प्लस 2MZ एप्सिलॉन।
ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज जब आपने इनकी पुट की हैं तो बाय द एंड आपको बीटा हैट OLS जो है वो इस वैल्यू की इक्वल मिलेगा। ये देखें ना, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस भी और 1 माइनस बीटा स्क्वायर अगर आप देखें तो ओवरऑल यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आपने एलसीएम या कॉमन लेके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ बीटास बचेंगे, ये वाले बीटास, और ये टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, और न्यूमरेटर में हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। फर्दर हम इसे क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये दोनों को कॉमन लिया तो हमारे पास 1 प्लस बीटा हो गया। और हमारी एक और एजम्पशंस यहाँ पे क्या हैं कि अब हम प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कंसिस्टेंट इसको प्रूव करना है या इनकंसिस्टेंट को, तो इनकंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन के लिए आपको क्या प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है। तो हम ये भी हमारी एक एजम्पशन है ये ऑलरेडी कि प्रोबेबिलिटी लिमिट जब सेकेंड डिग्री मूवमेंट पे अप्लाई होगी तो वो हम लिखेंगे MZZ का मीन, मतलब इसके ये अगर रॉ मूवमेंट है तो ये मीन मूवमेंट की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये रॉ मूवमेंट्स मीन मूवमेंट्स में हो जाएंगे, और जो बाइवेरिएट मूवमेंट है Z का और एरर का वो 0 हो जाएगा, और आपका ये जो बाइवेरिएट मूवमेंट्स हैं एप्सिलॉन के वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ ये थोड़ा सा कट हो गया, ये सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये हमने ऑलरेडी हमारी अजम्पशन है। और अब प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर हम ये अजम्पशन पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। आपने ये प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई की तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर MZZ पे प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई की तो ये क्या हो गया M बार ZZ, इसके ऊपर अप्लाई की तो ये 0 हो गया, जिसकी वजह से होल टर्म 0, और इस पे अप्लाई की तो ये सिग्मा स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इधर अप्लाई की तो M बार हो गया, यहाँ पे ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। और ये नॉट इक्वल टू बीटा है। अगर ये बीटा आता तब हम कहते हैं दैट इज OLS एस्टिमेटर जो है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन ये इक्वल नहीं आया बल्कि ये किसी ऐसी टर्म की इक्वल, किसी बीटा के अलावा किसी और टर्म की इक्वल आया, तो हम कह रहे हैं OLS इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज एस्टिमेटर जो है वो डज नॉट अप्रोच टू पैरामीटर फॉर लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल के बावजूद भी वो पैरामीटर को अप्रोच नहीं किया। इसको फर्दर अगर हमने सॉल्व करना है ताकि डिफाइन हम कर सकें इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस और माइनस कर रहे हैं बीटा सिग्मा स्क्वायर को। क्यों कर रहे हैं, हम ये न्यूमरेटर की फॉर्म बनाना चाहते हैं ताकि हम LCM लेके इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो हमने क्या किया, प्लस बीटा सिग्मा स्क्वायर और माइनस बीटा सिग्मा स्क्वायर, ये माइनस बीटा सिग्मा स्क्वायर एज इट इज, जो प्लस बीटा सिग्मा स्क्वायर था उसमें से हमने बीटा को कॉमन लेके MZZ बार प्लस सिग्मा स्क्वायर इस तरह से लिख लिया। अब हम जब इसको डिस्पर्स करेंगे इसके इस पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा प्लस ये वाली टर्म एक हमारे पास आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर। अगर हम इधर कॉमन लें तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस बीटा ओवर दिस। अब हम बता रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट कब कब हो सकता है। लेट्स से कि हम इसको कह रहे हैं इसको ये हमारे पास कंसिस्टेंट कब आएगा, अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी लिमिट माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, यही मतलब है ना 0 की इक्वल, या फिर आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी लिमिट बीटा हैट इक्वल्स टू बीटा, इसका यही मतलब है इक्वल्स टू बीटा। ये तब आएगा अगर बीटा इक्वल्स टू 1 हो जाए, मीन्स फिर अगर ये बीटा 1 हो जाए तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ बीटा 1 हो तो 1 माइनस 1 0, ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी लिमिट बीटा हैट OLS किसकी इक्वल आ जाएगा, बीटा के। इट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, ये बीटा हैट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। और उसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बीटा प्रोबेबिलिटी लिमिट बीटा हैट OLS माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब होगा जब बीटा 1 हो जाए। और अगर आपके पास बीटा लेस देन 1 हो जाए तो आपके पास ये क्या होगा, ये बीटा लेस देन 1 अगर आपके पास आएगा तो हमारे पास ये एसिम्प्टोटिकली जो है वो पॉजिटिवली बाइस्ड होएगा, और अगर हमारे पास ये बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये नेगेटिवली बाइस्ड होगा। तो ये हमने 3 सिचुएशंस बना ली हैं और साथ में हमने प्रूव भी कर दिया। एक्चुअली हम प्रूफ जो हमारा है वो तो हमारा यहीं पे पूरा हो गया था, जहाँ पे हमने बता दिया था कि ये इनकंसिस्टेंट एस्टिमेटर आए हैं। फर्दर हम ये कंडीशन बताना चाह रहे थे ताकि आगे अगर फर्दर जाके हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें पता चले कि बीटा की क्या सिचुएशन हो तो ये कंसिस्टेंट हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने इसको प्रूव कर दिया कि OLS एस्टिमेटर्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो इनकंसिस्टेंट होंगे। और सेकेंडली जो हमने चीज़ प्रूव की कि जो एरर टर्म्स हैं, अगर सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स इस तरह का सिस्टम है तो जो आपके एक्सोजेनस वेरिएबल हैं, जो आपका एक वेरिएबल ऐसा एंडोजेनस वेरिएबल जो दूसरी इक्वेशन में कहीं डिपेंडेंट का रोल प्ले कर रहा है, कहीं डिपेंडेंट का, वो एरर टर्म्स के साथ अनकोरिलेटेड नहीं है और ये असम्पशन वायलेट हो रही है, जिसकी वजह से बीटास जो है वो OLS एस्टिमेटर इनकंसिस्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर अब हम OLS एस्टिमेटर को यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हम मूव करेंगे कि रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम कैसे OLS एस्टिमेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स एनफ फॉर टुडे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।